दोस्तों नमस्कार। 15 अगस्त को लाल किले के प्राचीर से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का नजरिया साफ किया। प्रधानमंत्री का मानना था कि इसके पहले सरकार काफी प्रोसेस में भी है कि वन नेशन वन इलेक्शन होना चाहिए, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि मात्र उनकी इस घोषणा के 48 घंटे के अंदर चुनाव आयोग खुद उनकी इस भावना की कहीं ना कहीं कमर तोड़ देगा। दोस्तों, आज मुख्य चुनाव आयुक्त ने पीसी की। आप सब जानते हैं कि हरियाणा, महाराष्ट्र और झारखंड, जम्मू कश्मीर तमाम राज्यों में चुनाव होने हैं। खास तौर से हरियाणा और महाराष्ट्र, यहाँ की जो चुनाव सरकार गठन का मसला है, ये 3 नवंबर से 26 नवंबर की दोनों की डेट है जो पूरा होना है। अब सवाल इस बात का है कि चुनाव आयोग ने जो घोषणा की वो सिर्फ हरियाणा की और जम्मू कश्मीर की थी, महाराष्ट्र को छोड़ दिया। ऐसे में सवाल उठना लाजमी है। विस्तृत रिपोर्ट पे हम आते हैं कि आखिर क्या कवायद हुई और माननीय प्रधानमंत्री का जो एक सोच थी वो कैसे चंद लम्हों के अंदर, चंद दिनों के अंदर उस पर एक ब्रेक लग गया। दोस्तों, इसके पहले कि हम डिटेल्स में खबर की जाए, हम आपसे वही निवेदन करेंगे, गुजारिश करेंगे कि जिन लोगों ने अभी तक दिल्ली सहारा के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपना प्यार आशीर्वाद में देते रहें। एक बात और, मेरा निवेदन है कि स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए जो हमारा फ्री जर्नलिज्म है, इसके लिए, इसके मजबूत करने के लिए जो आपका भरोसा जीत सके, अगर आप कोई आर्थिक मदद करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिया हुआ आप दे सकते हैं। अब आते हैं दोस्तों खबर की इस पूरी विश्लेषण की तथ्य की तरफ, जिस पर आज चुनाव आयोग ने अपना प्रकाश डाला। देखिए, चुनाव आयोग की पीसी, ये सबको पता था कि आज शायद इलेक्शन डिक्लेयर हो जाएगा। इलेक्शन डिक्लेयर तो हुआ, लेकिन महाराष्ट्र को उससे दूर रखा गया और महाराष्ट्र को दूर रखना एक संशय का कारण बन गया, क्योंकि महाराष्ट्र सबसे अहम प्रदेश है एनडीए और अपोजिशन के लिए। दोनों दल की पूरी कोशिश है कि महाराष्ट्र एन केन प्रकार में जीतना है। अब महाराष्ट्र को क्यों दूर रखा गया? अगर 3 नवंबर के पहले हरियाणा सरकार का गठन हो जाना चाहिए तो 26 नवंबर के पहले भी महाराष्ट्र सरकार का गठन हो जाना चाहिए। 30 सितंबर के पहले की डेट सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू कश्मीर के लिए दी थी, वहां उनकी मजबूरी थी, चुनाव आयोग ने उसकी घोषणा कर दी। अब सवाल इस बात का है कि आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हरियाणा को चुनाव डिक्लेयर कर दिया जाए और महाराष्ट्र का ना किया जाए। अब चुनाव आयोग ने जो दलील दी वो आम जनमानस के गले में नहीं उतर रही है। उनका कहना है गणेश चतुर्थी, त्योहार, ये सब चीजें हैं जिसको देख के किया जाएगा, और चूंकि डेट उसकी 26 नवंबर है तो उसके पहले गठन हो जाएगा, 20-25 दिन आगे पीछे हो सकता है। सवाल इस बात का है कि अगर हरियाणा का चुनाव हो सकता था, जम्मू कश्मीर का हो सकता था, तो ये जो टाइम दिया गया है क्यों दिया गया? अब चूंकि चुनाव आयोग एक ऐसी संस्था है जो कि कोई भी निर्णय कभी ले सकती है, उसके ऊपर आप सवाल नहीं उठा सकते, लेकिन चूंकि भारतीय लोकतंत्र है और भारतीय लोकतंत्र इस तरह के जो डिसीजन होते हैं, जो फैसले होते हैं, उस पर निगाह सबकी रहती है। अब देखिए, इसको समझना पड़ेगा, महाराष्ट्र क्यों जरूरी है सबके लिए। दिल्ली देश की राजधानी है, लेकिन मुंबई, महाराष्ट्र देश की आर्थिक राजधानी है, और ऐसे में जब वहां पर कांग्रेस की सरकार थी, तो ऐसे में उस सरकार को कैसे वहां पे जो फितरत हुई, जो तोड़फोड़ हुई शिवसेना एंड अदर्स में, कैसे वहां तोड़फोड़ करके दोबारा एनडीए की सरकार बनी। यानी कि ये सब जानते थे कि किसी भी तरह महाराष्ट्र में भाजपा शासित राज होना चाहिए, और उसको तोड़कर शिंदे को तोड़ा गया, एनसीपी तोड़ी गई, अजीत को तोड़ा गया, अजीत पवार को, सबको तोड़ के सरकार बना ली गई।
तो यानी कि भाजपा के लिए भी उतना ही जरूरी महाराष्ट्र है जितना कांग्रेस और शिवसेना अदर्स के लिए, यानी महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों के लिए। जो लोकसभा के चुनाव हैं उनके परिणाम से निश्चित रूप से महायुति की सांसें थमी हुई है। अब सवाल इस बात का है कि ऐसे में महाराष्ट्र के चुनाव की घोषणा न करना सवाल खड़ा कर रहा है। अब जो भी फैसला होगा वो हो सकता है कि फर्स्ट वीक ऑफ सितंबर या मिड में चुनाव आयोग महाराष्ट्र की घोषणा कर दे, लेकिन उसको टाइम दिया गया। रीजन कुछ भी हो सकता है, लेकिन इसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि इन सारी चीजों के बीच में महाराष्ट्र का चुनाव अगर भाजपा के लिए जरूरी है तो महाविकास आघाड़ी के लिए जरूरी क्यों नहीं है? बिल्कुल जरूरी है। लेकिन अब चुनाव आयोग का काम तो था जो उसने कर दिया, आगे जो करेगा वो अलग बात है। लेकिन अगर इसको देखें तो महाराष्ट्र में बहुत कुछ नए पैतरे, नए कलेवर रोज पैदा हो रहे हैं। और आज महाराष्ट्र की राजनीति में एक और बड़ा फैसला हुआ है, और ये फैसला भारतीय जनता पार्टी ये या तो ये कही कि महायुति की चिंता बढ़ा सकता है, क्योंकि अभी तक की उम्मीद की जा रही थी कि महाविकास आघाड़ी के अंदर मुख्यमंत्री को लेके बहुत खींचतान चल रहा है। और बीच में ये भी खबर आई थी कि तीनों दल 96 करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन फिर बीच में जो शिवसेना की तरफ से उनकी प्रवक्ता ने बताया कि चेहरा उद्धव ठाकरे रहेंगे, मतलब मुख्यमंत्री वही रहेंगे। फिर भी उसमें कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन महायुति को उम्मीद थी कि शायद कुछ टकराव होगा और उसका फायदा हमें मिलेगा। लेकिन ये टकराव नहीं हो पाया। क्यों? क्योंकि आज उद्धव ठाकरे ने एक ऐसे फैसला लिया कि उस फैसले से अब जहां महाविकास आघाड़ी बहुत ज्यादा मजबूत हुआ है, वहीं महायुति की चिंता बढ़ गई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मैं मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं हूं। शरद पवार, चौहान साहब, ये कांग्रेस आला कमान के लोग जिसको चाहेंगे उसको मुख्यमंत्री बना देंगे, हम उस पर तैयार हैं। क्योंकि ये चुनाव मुख्यमंत्री का नहीं है, ये चुनाव हमारे स्वाभिमान का है, मराठी मानुष के स्वाभिमान का है। क्योंकि जिस ढंग से बाला साहब की शिवसेना को तोड़ा गया, उनकी भावनाओं को कुचल दिया गया, तो हमारी पहली कोशिश ये है कि हम उस शिवसेना को, अपनी शिवसेना को ये मराठी मानुष के बीच में स्थापित करें कि उनको लगे कि यही बाला साहब ठाकरे की शिवसेना है। तो हमारी पहली लड़ाई स्वाभिमान की है, पर तो आते और जाते रहेंगे। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ा सेक्रीफाइस है, और ये सेक्रीफाइस कहीं ना कहीं महायुति के लिए बहुत ही, जो डगर उनकी बहुत ही मुश्किल थी, वो और मुश्किल हो गई है। अब ऐसे में शरद पवार, कांग्रेस, सबका जो रोल है, जिम्मेदारी और बढ़ गई है। यानी कि अब हमारे पे लड़ाई कोई नहीं है, मिल के चुनाव लड़ना है, और मिल के चुनाव लड़ने के बाद सरकार बनानी है, इसमें कोई शक शुबा नहीं है। अब देखिए, इस पूरे एपिसोड के अंदर एक अलग नई चीज है। भाजपा या महायुति चाहती कि एन के इन के कारण महाराष्ट्र की सत्ता को हमें हासिल करना है। महाविकास आघाड़ी, इसमें कोई शक नहीं कि उसकी भी मेन एम यही है कि हमें सत्ता को हासिल करना है। लेकिन भाजपा ये जानती है कि फर्नांडीज के भरोसे अब महाराष्ट्र चुनाव को नहीं जीता जा सकता। अगर सही मायने में इसका आकलन करें तो भाजपा की आज जो फजीहत हुई है ना, वो फर्नांडीज के कारण हुई है। भाजपा जो बड़े भाई का रोल महाराष्ट्र में प्ले करने का इरादा रखती थी और समय पे कर रही थी, अगर वो फर्नांडीज की लालच में नहीं पड़ी होती तो आज महाराष्ट्र में भाजपा एक शक्ति होती, एक पावर होती, और आज अपने बल पे सरकार बनाने की स्थिति में होती। लेकिन फर्नांडीज की चाल में फंस करके भाजपा का शीर्ष नेतृत्व आ गया और सरकार बनाने के लिए उसने तमाम तोड़फोड़ कर डाली। आज नतीजा यह है कि उसको कोई एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। जो रिलायबल सूत्र बता रहे हैं, जो भाजपा के अपने सर्वे बता रहे हैं, जो इंटरनल सर्वे कराए गए, उससे भाजपा की नींद उड़ी हुई है। वो भाजपा जो पिछले चुनाव में 105 103 सीट पाई हुई थी, आज वो 55 से 60 के आसपास जा रही है, ऐसा उनके सर्वे बता रहे हैं। आप समझिए, तो फर्नांडीज
एक नाम है महाराष्ट्र में रह गया है, नेता नहीं है। अब महाराष्ट्र में भाजपा को एक व्यक्ति और है जो थोड़ा उभार सकता है, लेकिन उसको अमित शाह और मोदी जी कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। वो नाम है नितिन गडकरी। तो सवाल इस बात का होगा क्या, महायुति क्या करेगी? देखिए, महायुति अभी समझ गई है कि अल्टीमेटली हमें शिंदे के शरण स्त्री में रहना पड़ेगा। शिंदे ही नैया पाल लगाए ना लगाएं, लेकिन कम से कम इज्जत के बराबर सीट हमें शायद दिलवा देंगे, क्योंकि बीजेपी खुद कितना भी एफर्ट कर ले, अब वो सरकार के करीब आना उसका बहुत मुश्किल है। ऐसे में जो तमाम सूत्र बता रहे हैं कि भाजपा ने सारी कवायद कर ली, और कवायद करने के बाद उसने ये देखा कि अब कुछ योजनाएं बन रही कि सरकार जब भी चुनाव होता है तो हर आदमी लास्ट मोमेंट तक अपने सारे ब्रह्मास्त्र खोल देता है। मध्य प्रदेश के चुनाव की शैली में महाराष्ट्र को भी अपनाया गया है, लेकिन वहां पे शिवराज सिंह चौहान थे। लाडली बहना, लाडली भाई, तमाम ऐसी योजनाएं शिंदे जी ने चालू कर दी, लेकिन वो एक है ना कि बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, और हिंदी में एक कहावत है, जब चिड़िया चुग गई खेत तो अब पछताए होत क्या। हालात भाजपा के लिए वही हो गया है, लेकिन फिर भी हारना एक सच्चाई नहीं है, बल्कि लड़ना एक सच्चाई है। तो भाजपा लड़ने को तैयार है। अब उसने तमाम योजनाएं चालू की। बताया जाता है लगभग 60,000 करोड़ की योजनाएं शिंदे साहब ने अभी चालू की, और तमाम लोगों के अकाउंट में पैसे भी चले गए हैं, जिससे कि लाडली योजना, भाई योजना, मतलब जितनी भी तरह से वो न्यूकमर्स को प्रभावित कर सकें उन्होंने कोशिश की है। सफल कितना होंगे ये कहना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन बहुत साफ है कि देर इतनी हो चुकी है कि महाराष्ट्र का जनमानस काफी त्रस्त हो चुका है पिछले इंसिडेंट से, चाहे वो शिंदे साहब का हो और चाहे वो एनसीपी का हो। अब देखिए, यहां पर भाजपा को समझ में आ गया है, उसने अपनी योजनाएं चालू की, लेकिन अंतोगत्वा अब भाजपा को ऐसा लगता है कि अगर हम जो भी बेटर कर पाए, उसका एक ही व्यक्ति है जो ये काम करा सकता है, वो संस्था है। वो व्यक्ति नहीं, संस्था है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। भाजपा ने महाराष्ट्र के पूरे चुनाव को अब आरएसएस को सौंप दिया है कि ये आपकी झोली में चुनाव है, जो रणनीति अख्तियार करना है कर लो, हमें महाराष्ट्र में चुनाव जीतना है। कोशिश तो इसी को होनी चाहिए, जीत और हार तो एक अलग बात है। अब आरएसएस ने अपनी बिसात बिछा दी है। आरएसएस पूरी कोशिश करी, लेकिन बहुत देर हो चुकी है। आरएसएस को ऐसी संतानी की जाएगी और सब कुछ उसके हिसाब से हो जाएगा, क्योंकि आरएसएस बहुत दिनों से चिल्ला रही है, अपने मैनिफेस्टो में लगा बार बार लिख रही है कि अजीत दादा पवार को कौन लेकर के आए, चौहान को तुमने टिकट क्यों दिया, जिंदल को टिकट क्यों दिया, सारी पार्टियों के भगोड़े को लेकर तुमने भाजपा के अंदर बैठा दिया। भाजपा ये संघ आज से नहीं चिल्ला रहा है, लेकिन उसकी बात को दरकिनार कर दिया गया, संघ की बात को माना नहीं गया कि भाजपा के लोगों की तो भाजपा में कदर ही नहीं है। अगर तो उनकी है जो बाहर से आते हैं, एमपी का टिकट मिलता है, मंत्री बन जाते हैं, लाल बत्ती मिल जाती है। जो उनका आम कार्यकर्ता है वो बेचारा वहीं खड़ा रहता है। कहा जाता है ना कि लोकतंत्र जो सबसे पीछे खड़ा होता है, भारतीय लोकतंत्र, वही उसकी सच्चाई है। तो भाजपा के उन नेताओं का, उन कार्यकर्ताओं का यही हाल है कि वो बेचारे खड़े रहते हैं पार्टी के साथ, लेकिन नहीं पाता। ऐसे मौका पर एक पार्टी को छोड़ के आते हैं, दूसरी पार्टी का टिकट मिल जाता है। चौहान साहब को टिकट क्यों मिल गया? जिंदल को टिकट एक दिन पहले क्यों मिल गया? तोड़ फोड़ की राजनीति, एक अभियान जो कि निश्चित रूप से भाजपा को अगर कहीं फायदा मिल पाया है तो कहीं नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। देखिए, एक आंकड़े हैं जो अभी लोकसभा चुनाव को लेकर के आए थे, क्योंकि जिस ढंग से भाजपा पहले मजबूत हुई थी, अब उसी तरह बुरी तरह भाजपा कमजोर हो रही है, और इसका पूरा फायदा जो है कांग्रेस को मिल रहा है। अब एक तरह से देखिए कि अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो विदर्भ में जहां पिछली बार कांग्रेस को 15 सीट मिली थी, लोकसभा चुनाव का अगर आकलन करें उसके अकॉर्डिंग, तो इस बार लगभग 32 सीटें कांग्रेस वहां पे बढ़त हासिल कर चुकी है। मराठवाड़ा में जहां उसकी 8 सीटें थी, अगर लोकसभा चुनाव का के हिसाब से आकलन करें तो उसने 10 ट्रिपल मार दी, 24 सीटें पे आगे चल रही है। उसी तरह नॉर्थ महाराष्ट्र में जहां उसके पास 5 सीटें थी, वहां भी ट्रिपल उसने मारा है, 15 सीट की आज की डेट में उसकी स्थिति है। अब दूसरी चीज देखिए कि अगर पूरे आकलन को करें तो जो लोकसभा चुनाव का परिणाम है उसके हिसाब से महाविकास आघाड़ी लगभग
160 से 167 सीटें जीत सकता है, यानी कि जो लोकसभा चुनाव के रिजल्ट आए हैं उसके अकॉर्डिंग। और महायुति उससे काफी पीछे है। तो सवाल इस बात का है कि अब ये इतना पीछे हो चुके हैं कि लाख उनको एक वक्त मिल गया हो चुनाव के लिए, लेकिन कहना बहुत मुश्किल है कि उस जो गैप है उसको भर पाएंगे। अब देखिए, एक आकलन मेरे पास और है कि कांग्रेस को बढ़त कैसे मिली, क्योंकि भाजपा कमजोर हुई। भाजपा अपनी कार्यप्रणाली से जो है कमजोर हुई। अगर ग्रामीण क्षेत्रों में देखें तो कांग्रेस को लगभग 50% वोट मिल रहे हैं, अपर कास्ट का 40% वोट, मराठा का 40% वोट, ओबीसी का 40% वोट, दलित का 47% वोट, और यही 34 के आसपास जो है एनडीए को मिल रहा है। जो गरीब है, जो बिल्कुल काफी गरीब है, उनमें 70% वोट आज कांग्रेस के पास जा रहा है। तो कारण क्या है कि भाजपा ने जो गलती की उसका फायदा कांग्रेस को हुआ। अब इस स्थिति में अगर देखें तो महाराष्ट्र का जो चुनाव है, महाराष्ट्र का जो आकलन है, वो कहीं ना कहीं भाजपा को काफी पीछे ढकेल रहा है। और यही कारण है कि भाजपा नेताओं की, या ये कहें कि महायुति की नेताओं की लकीरें साफ नजर आ रही हैं कि चुनाव काफी फंस चुका है। तो अब लाडली योजना हो या भाई की योजना हो या ऐसी तमाम योजनाएं जो शायद किसी वोटर्स को प्रभावित कर सकें, जिससे कि उनका कुछ उसमें फायदा हो सके। अब देखिए, इस हिसाब से किसी भी कीमत पर महायुति और जो महाविकास आघाड़ी का आकलन है वो एक लंबा गैप पैदा करता है। वहीं पर अब महाराष्ट्र की जो जनमानस है, जो उसको अगर आप एक बार देखिए तो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, जो मराठी मानुस है, वो बहुत ही शांत स्वभाव का है। वो इन तोड़फोड़ की राजनीति से बहुत दूर रहना चाहता है। अभी जो लोकसभा का चुनाव था वो इतना परेशान था, जो सर्वे थे, कि दो दो शिवसेना, दो दो एनसीपी, कांग्रेस के लोग, हम वोट किसको दें। तो उसने देखा कि कंफ्यूजन हुआ क्यों, एक सरकार को तोड़ के दूसरी सरकार बनाने के नाम पे। तो वो समझ गया कि इस पैतरे में हमें नहीं फंसना है, इसलिए बेहतर होगा कि समय रहता है। इसीलिए उन्हें महाराष्ट्र के लोगों ने उन लोगों को सपोर्ट किया जो ओरिजिनल पार्टी के लोग थे, चाहे उद्धव ठाकरे हों। एनसीपी बर्बाद हो चुकी थी एक तरह से देखा जाए तो, लेकिन एनसीपी को उसने सबसे ज्यादा सीट दे दी कि नहीं, हम पुराने लोगों पर ही भरोसा करेंगे, जो उनके साथ हैं वही महाराष्ट्र के साथ हैं, और कांग्रेस के साथ भी उसने वही किया। ऐसे में महाराष्ट्र मानुष को अब प्रभावित कर पाना थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। अब देखिए, अगर इस बारे में देखें तो बहुत मुश्किल है कि महायुति और महाविकास आघाड़ी दोनों इस चुनावी वैतरणी को पार करने के लिए जोर शोर से लग गए हैं। चुनाव आयोग के इस घोषणा के बाद वक्त तो उनको मिल गया है, लेकिन वक्त कितना कामगार साबित होगा, कितना उपयुक्त होगा, और महाविकास आघाड़ी के लिए कितना नुकसानदायक होगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन इसमें कोई शक नहीं है कि चुनाव में अभी तमाम दांव पे छोड़े बाकी है। तो महाविकास आघाड़ी को भी और महायुति को समझना पड़ेगा। कल ही अभी भाजपा के बहुत सीनियर नेता, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ने कांग्रेस ज्वाइन किया, यानी ये दौर चालू हो गया। तो अब लोगों को पता चल गया है कि चुनावी करवट किधर जा रहा है। तो अब पार्टी को छोड़ना और पार्टी में शामिल होने का भी दौर चलेगा। ऐसे में आम जनमानस में विश्वास रखना और अपने नेताओं को ये विश्वास दिलाना कि हम सत्ता में वापसी कर रहे हैं, या एक अच्छे चुनाव लड़ने के लिए हम तैयार हैं, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। दोस्तों, आज महाराष्ट्र को लेके हमारा ये आकलन विश्लेषण कैसा लगा, कमेंट्स बॉक्स में जरूर कमेंट्स करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और एक बार फिर वही गुजारिश कि अगर आप स्वतंत्र पत्रकारिता के लिए कोई योगदान देना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में डिटेल से आप दे सकते हैं। दोस्तों, मैं सत्येंद्र श्रीवास्तव कल फिर एक नए विश्लेषण के साथ आपके बीच में मौजूद होऊंगा।